So, gentlemen, welcome back for the third and last session for today, training number 6 for OSHA 30 hours general industry. So, our next lesson, which we are going to discuss now, that is welding, cutting, and brazing safety. सबसे पहले तो हम इन functions को understand करेंगे. What is welding, what is cutting, and what is brazing. Generally, पहले तो हमें पता होना चाहिए ना कि प्रॉब्लम क्या है. Only then we are able to form some control layers. तो आई होप कि मेरी आवाज आप लोग तक पहुंच रही है और मेरी स्क्रीन भी आप तक डिस्प्ले हो रही है. अगर कभी ऐसा हो कि आपको मेरी आवाज ना पहुंचे या मतलब है कि स्क्रीन डिस्प्ले ना हो तो काइंडली मुझे जरूर फीडबैक दिया करें ताकि कंफर्मेशन हो सके. सो लेट्स मूव. So, Junman, if we talk about the introduction, so welding, cutting, and brazing pose unique hazards की different किस्म की actions होते हैं, activities होती हैं जो हमारे work places के अंदर perform हो रही होती हैं और हम इनके through जो है वो उसमें productive work कर रहे होते हैं. आपको पता है welding कितना मतलब है कि एक useful मतलब process है जिसके जरिए हम ज्वाइंट करते हैं मेटल पार्ट्स को और उसे एक नई शेप दे देते हैं. मतलब हमारी नीड है ये. ठीक है. सो इफ वी टॉक अबाउट द कॉमन रिस्क देन एक्सपोजर टू डेंजरस फ्यूम्स एंड गैसेस जो सबसे मेन मतलब अपार्ट फ्रॉम द अदर हैजर्ड्स जो कि वेल्डिंग वर्क के साथ होते हैं क्योंकि इसमें गैसेस का फ्यूम्स का यूज होता है, इग्निशन है, स्पार्क्स हैं. ठीक है ना. और कोई चीज जल रही होती है तो जलने से जो फ्यूम्स पैदा होते हैं दे आर बेसिकली डेंजरस फॉर अस. तो एक तो फ्यूम्स हो गया, गैसेस हो गई और बर्न्स फ्रॉम हीट क्योंकि इसमें हीट का इस्तेमाल होता है चाहे वो इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हीट जा रही हो, गैसेस के जरिए हीट जा रही हो. ठीक है ना. और इतनी ज्यादा हीट होती है कि मेटल तक मेल्ट हो जाती है. तो उससे बर्निंग का भी एक मेन जो हैजर्ड्स होता है वो आपकी इन तीनों एक्टिविटीज से हो सकता है. और उसके बाद आई डैमेजेस फ्रॉम इंटेंस लाइट एंड रेडिएशन. आपको पता है कि जो वेल्डर होते हैं जो वेल्डिंग परफॉर्म करने वाली टीम्स होती हैं उन्होंने स्पेसिफिक सेफ्टी ग्लासेस पहने होते हैं, शील्ड्स पहनी होती है अपने फेस के ऊपर बेसिकली. और अगर वो नहीं पहनते तो फिर मतलब ये सारे हैजर्ड्स जो है वो खासकर ये जो रेडिएशन है वो इतनी उसमें सीवियर होती है कि जब वो उसमें से वेव्स निकलती हैं तो आपकी आई साइट को डैमेज कर सकती हैं. इलेक्ट्रिक शॉक्स अगेन मैंने आपको बताया, आगे आप इसकी टाइप्स भी डिस्कस करेंगे. जो वेल्डिंग की होती है उसमें एक में तो आग जो वेल्डिंग होती है वो होती ही इलेक्ट्रिसिटी से है. ठीक है ना. व्हाई डू यू थिंक वेल्डिंग कैन बी डेंजरस, व्हाट प्रिकॉशन कैन बी टेक, वो आगे हम डिस्कस करते हैं. ठीक है जी. So, gentlemen, if we talk about the types of welding, there are two main classifications. पहले तो हम क्लासिफाई करते हैं दो मेन कैटेगरीज के अंदर, एक फ्यूजन और एक प्रेशर वेल्डिंग. ये दो किस्म की वेल्डिंग यूज होती है. लेकिन प्रेशर वेल्डिंग जो है ना, ये जो थर्माइट वेल्डिंग होती है ये बहुत कम इसका इस्तेमाल होता है. ठीक है. लेकिन ये जो फ्यूजन वेल्डिंग होती है ये आम कॉमन यूज में होती है. ठीक है. जैसे ये इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग है जो कि मोस्ट कॉमन है. उसके बाद गैस और ऑक्सी फ्यूल वेल्डिंग है एंड थर्ड वन इज थर्माइट वेल्डिंग. अब इसके अंदर थोड़ा डिफरेंस भी हम डिस्कस कर लेते हैं. इलेक्ट्रिक वेल्डिंग क्या होती है, जो आपने अक्सर देखा होगा कि वो जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं मतलब आपके पास एक हैंडल होता है जिसके अंदर वो सिलाइयाँ सी लगी होती हैं. जब आप उनको किसी मेटल की सरफेस से टच करते हैं तो उसमें स्पार्किंग होती है और उससे वो वेल्डिंग वर्क होता है क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर वो फ्लेम नहीं होता. ठीक है ना. वो विदाउट फ्लेम होती है, स्पार्किंग होती है. जैसे उसमें इलेक्ट्रिक करंट गुजरती है तो वो मतलब जिस सरफेस के साथ वो सलाई टच करती है तो उसमें हीट पैदा होती है और हीट की वजह से वो ज्वाइंट कर जाती है. दैट इज इलेक्ट्रिक आर्क. जी अपना मैकेनिकल इंजीनियर्स आप इसके ऊपर थोड़ा रोशनी डालेंगे या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स यहाँ पे मेरे साथ माशाल्लाह अच्छे खासी इंजीनियरिंग की टीम मौजूद है. तो कोई अपना जो है वो कोई मतलब है कि अपनी कोई कमेंट्स और अपने कोई इसके ऊपर हमें बताएंगे. जी हैदर अली, अली हैदर, आप हैं, मौजूद हैं?
जी सर मौजूद हूँ, लेकिन मुझे कोई इल्म नहीं है, मैं तो अभी 16 अच्छा साल का हूँ। अच्छा अच्छा। चले हैदर अली, आपको है आइडिया? जी जी सर, लेकिन इतना एज मतलब अच्छा, प्रिसाइज ज्यादा आइडिया डिटेल नहीं है। नहीं, चले ठीक है। हाँ ओके जी। ओके, नो प्रॉब्लम। सो ऑलवेज कीप इन माइंड दैट हाँ, सर देयर बस आर। सॉरी सर, आपकी बात कर रहा हूँ। मैं इतना बता सकता हूँ जो आज हमने एक्सपीरियंस किया था इत्तेफाक से इसी की बाबत था। ये हमने वेल्डिंग यूज की थी, प्लाज्मा वेल्डिंग सीएनसी मशीन पर। तो मैंने सेशन के स्टार्ट में भी आपको बताया कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ओशा के अंडर, जितनी भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं, टॉपिक्स आपने रिमाइंड करवाए हैं हमें और एजुकेट किए हैं हमें। तो वैसे तो फील्ड के अंदर हम, मतलब ऐड ऑन करना चाहूँगा, ये मैं बात आपके लिए अप्रिशिएट करना चाहूँगा इस चीज़ को कि सर वैसे तो हम ये चीज़ अगर अप्लाई भी करते थे तो हमें साइट के दौरान ये चीज़ें पता नहीं होती थी। मतलब सम वॉट अप्लाई करते थे या नहीं, अब लेकिन ओशा के अंडर ये चीज़ें कितनी वैल्यू रखती हैं ये हमें अब जाकर पता चल रहा है। एंड इट्स ऑल अबाउट यू। थैंक यू सर। Great. At least you are में getting सर, benefit of all these things. जी please. हेलो। एक्सक्यूज मी सर, ये आपका क्वेश्चन क्या था? क्या आप रिपीट कर सकते हैं प्लीज? हाँ, मैं बेसिकली चाह रहा था कि जो मैकेनिकल या अगर कोई इंजीनियर्स मौजूद हैं हमारे पास, स्पेशली मैकेनिक्स से रिलेटेड, तो वेल्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए अगर कोई अपना ऐड करना चाहे तो हमें जरा उसके ऊपर एनलाइटन करें। मतलब सवाल नहीं था ये, बेसिकली आई वांटेड जी जी। टू गेट योर पार्टिसिपेशन, व्हाट नॉलेज यू हैव अबाउट वेल्डिंग। अगर आपको भी पहले थोड़ा बहुत नॉलेज है तो मैं ये चाह रहा था कि वो आप शेयर करें। अगर आप भी शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज मोस्ट वेलकम। अभी मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन फिर भी जो भी मुझे पता है मैं आपको बता दूं, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में हमने ये इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग की थी ठीक वर्कशॉप है में। ठीक जी सर, तो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग ऐसे होती है कि दो पीस ऑफ हमारे पास होते हैं, कोई भी होते हैं, जैसे आयरन या मेटल के दो पीस हो गए। तो उनको हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक आर्क उनके ऊपर रखते हैं, जिसका जो टेम्परेचर होता है 3000 सेंटीग्रेड से 4000 सेंटीग्रेड होता है। है। तो वो मेल्ट होके आपस में कनेक्शन जुड़ बना गया। लेते हैं। तो इसमें डिफरेंट शेप्स जो थे वो हमने किए थे, जैसे पी टाइप हो गया उसमें, और एल टाइप जो हो गया वो हमने दो मतलब के स्लेब आपस में जोड़े थे। और दूसरी हो गई गैस और ऑक्सी फ्यूल बिल्डिंग। तो इसका आइडिया ज्यादा नहीं है, लेकिन इतना पता है कि इसमें एसिटाइलिन जो गैस होती है शायद वो यूज होती है। एसिटिलीन, एग्जैक्टली, बिल्कुल जी सर। यही इसमें अंदर यूज होती है। देखिए, आर्क वेल्डिंग ये होती है कि उसमें कोई फ्लेम नहीं होता, ठीक है ना। उसको जब आप करंट से आर्क देते हैं तो वो स्पार्क करती है, और वो हीट से, हीट की वजह से वो मेल्ट होती है वहां पे मेटल, और वो ज्वाइंट होती है। जबकि जो गैस बेस्ड वेल्डिंग होती है, इसमें मुसलसल फ्लेम होता है, आपने देखा सर होगा ना मेरा एक अंदर। और क्वेश्चन है। जी जी, पूछे। ये जब वेल्डिंग्स वगैरह कर रहे होते हैं तो इसके साथ इनको अर्थ की जरूरत पड़ती है, जितनी देर तक मतलब ये न्यूट्रल वायर वगैरह वो लगाते हैं तो अर्थ जितनी देर तक सही नहीं होती तब तक वेल्डिंग नहीं होती, ये क्या चक्कर है कुछ? यार, अर्थिंग अगर तो जरूरी आपको होती है ना, आइडिया। देखो। ये इसमें हाई इसमें वोल्टेज। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक सेफ्टी प्रोसीजर है, एज ए हेल्प प्रोवाइड करना। इसके बगैर आपका सीएनसी मशीन पर एग्जीक्यूट नहीं हो सकता कोई भी वेल्डिंग का काम। अब देखना, अगर आप उसकी अर्थिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा। अब उसके अंदर बड़े हाई वोल्टेज होते हैं जो वेल्डिंग के लिए इक्विपमेंट आपको चाहिए होता है। तो अगर आप उसकी अर्थिंग नहीं करे होंगे, जो एक्सेस वोल्ट होंगे उसके अंदर, ठीक है, वो मतलब अर्थ में नहीं जाएंगे तो वो आपको डैमेज करेंगे ना, इर्द गिर्द के। मतलब है कि जो अगर वो मशीन में चले गए हैं या कहीं आपकी बॉडी के अंदर चले गए, फलाना सा आपने कहीं मतलब टच कर लिया है उसको, लाइव वायर को। अर्थिंग का बेसिक मकसद क्या होता है? अर्थिंग का बेसिक मकसद ये होता है कि जो एक्सेसिव वोल्ट्स होते हैं ना, एक्सेसिव मतलब जो आपकी नीड से ज्यादा होते हैं, एक देखो ना, आप एक सर्किट को कंप्लीट करने के लिए पाथ चाहिए होता है, ठीक है ना। अगर वो अपना मिसाल देता हूँ आपको, जैसे एक पावर आर्म का बटन है आपका, और एक कहीं पे लाइट है, बल्ब है, ट्यूब लाइट है। वो बेसिकली वो जो पाथ है उसका, उस सर्किट को कंप्लीट करता है। पीछे से करंट प्रेशर से आती है और उस बल्ब को रोशन कर देती है या उस लाइट को रोशन कर देती है, तो वो सर्किट मुकम्मल हो जाता है। अगर उस सर्किट के अंदर आप डिस्टरबेंस क्रिएट करें, यानी अपना पाथ दे दें, उसको टच कर लें, तो क्या होगा, करंट तो बेसिकली शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट के से अपनी अपना सर्किट मुकम्मल करना चाहती है, तो वो आपसे गुजरेगी, आपके अंदर गुजर जाएगी।
और वो इतनी हैवी होती है कि वो अंदर आपके मतलब है कि अगर बॉडी चूंकि कंडक्टर है, वाटर पे बेस्ड है, 70% बॉडी आपकी उसके अंदर वाटर होता है, वाटर इज द बेस्ट कंडक्टर, तो फौरन करंट इसमें से गुजरती है और फिर आपकी वो मसल को माइनर सी जो मिकदार होती है करंट की वो भी डैमेज कर देती है, ठीक है ना। तो एक सर्किट को मुकम्मल करने के होने के लिए पूरा एक अपना एक पाथ चाहिए होता है, अगर उस पाथ के अंदर आप डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे तो वो आपको डैमेज करेगी, ठीक है ना। वो सर्किट वो आपके थ्रू मुकम्मल करेगी शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट से, ठीक है ना। तो आप अगर आप अर्थिंग कर देते हैं तो उससे क्या होगा कि जो उसके नॉर्मल वोल्टेज है ना, अगर पीछे से प्रेशर ज्यादा हो गया, एकदम वोल्ट बढ़ गए हैं, ठीक है ना। अब बात का ऐसा भी नहीं होता, वायर जो है वो हीट अप हो जाती है, ठीक है ना, उनकी इंसुलेशन जल जाती है। वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि मतलब एक बल्ब को जितनी करंट चाहिए होती है रोशन होने के लिए, अगर उससे ज्यादा प्रेशर आ गया पीछे, एकदम वोल्ट बढ़ गए हैं उसके करंट के, तो वो हो सकता बल्ब भी फ्यूज हो जाएगा और हो सकता है तार भी मतलब है कि वो गर्म होके इंसुलेशन उसकी जल जाए। और फिर आपने वो अर्थिंग क्या होती है कि अर्थिंग वो एक्सेसिव जो वोल्ट्स होती है ना उनको वो ग्राउंड के अंदर मतलब है कि दफन कर देती है। वो एक्सेसिव वोल्ट आपके ग्राउंड में चले जाते हैं, अर्थ में चले जाते हैं, तो आप उस एक्सेसिव वोल्टेज की जो डेंजर होता है, जो रिस्क होता है, उससे बच जाते हैं। जी अरसलान, आपने हैंड रेज किया है, प्लीज आप ऐड करें अपनी राय में प्लीज। जी सर, आई थिंक हैदर भाई सर पूछना चाह रहे हैं वो वर्क केबल के बारे में। एक सर, क्योंकि इलेक्ट्रोड्स केबल होती है और एक वर्क केबल होती है, और एक ग्राउंडिंग जो हम करते हैं, अर्थिंग ग्राउंडिंग, वो तो जो एक्सेसिव चार्जेस या उसके लिए मतलब जो हमारे सर्किट इंटरप्टर के लिए या ग्राउंडिंग वगैरह जो करते हैं। लेकिन ये वर्क केबल सर एक होती है, उसके बारे में थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दें। सॉरी, वर्क केबल मतलब मुझे नहीं सर ये एग्जैक्टली। जब आर्क आर्क वेल्डिंग सर करते हैं ना, तो उसमें दो केबल्स लगी होती हैं। एक वो होल्डर के साथ जो केबल होती है डायरेक्ट कनेक्ट होती है, वो इलेक्ट्रोड्स केबल होती है ना। हाँ, लेकिन एक हम उसको कनेक्ट करते हैं वेल्डिंग प्लांट से, उस ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं जिसको हमने वेल्ड करना होता है। ज्वाइन करना होता है, हाँ, जी। बिल्कुल। जी, उसको वर्क केबल सर कहते हैं, लेकिन मुझे इसका इतना डिटेल में आइडिया नहीं है। लेकिन हैदर भाई, आप इसको इस बारे में पूछ रहे हैं या दूसरी ग्राउंडिंग के बारे में पूछ रहे हैं? अर्थिंग की बात कर रहे थे ना, अर्थिंग। तो अर्थिंग तो इट्स डिफरेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम दिस टेक्निकल। अब मैं तो यही चाह रहा था कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट है तो वो इसको जरा एक्सप्लेन करे। तो बाकी ये है कि इसमें देखें, यहाँ पे जो हमारा मेन मकसद है वो ये है कि जनरल इसकी अंडरस्टैंडिंग करना, टाइप्स को समझना, इनके हैजर्ड्स को समझना और कंट्रोल मेजर्स को। अगर आप टेक्निकल डिटेल्स में जाएं फिर तो आपको पता है बहुत ज्यादा इसके अंदर इलेक्ट्रिक के अंदर डिटेल्स हैं, मतलब आपको उसकी वोल्टेजेस, उसकी मतलब जो डिफरेंट किस्म की इक्विपमेंट्स, डिफरेंट किस्म की केबल्स यूज होती हैं, तो वो सारी टेक्निकल डिटेल से रिलेटेड है। और अगर उसमें मतलब है कि अर्थिंग की वो मौजूद है प्रोविजन, अर्थिंग भी करनी चाहिए। और दूसरी वो जो आप के वर्क केबल केबल बता रहे हैं ना, वो बेसिकली एक तो देखें आप उस एक करंट दे रहे हैं इलेक्ट्रिक की, ठीक है ना। अब एक करंट आपने देनी है ज्यादा पावरफुल करंट, तभी तो वो मतलब है कि आपकी जो आर्क है उसके अंदर इतना टेम्परेचर बनेगा कि वो वहां पे स्पार्क करेगी, हीट इतनी मतलब उसके अंदर जाएगी। तो ये दोनों बेसिकली केबल जो है ये अपना अपना फंक्शन है इनका। एक मतलब नॉर्मल करंट उसको दे रही होती है ताकि वो एक्टिव हो जाए, और एक उसको एक्सेसिव मतलब है कि वोल्टेज प्रोवाइड कर रही होती है ताकि वो इतनी हीट उसको मिले कि जिसकी वजह से वो उस पॉइंट पे जहाँ पे आपने वो टच किया है वेल्डिंग का जो मतलब आपकी वो जो रॉड है, ठीक है, जिससे आपने वेल्ड करना है दो जॉइंट को मेटल के, वो स्पार्क हो, वहां पे हीट पैदा हो, हीट प्रोड्यूसिंग के लिए। तो इसलिए मतलब है कि दोनों थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। अब ये एक नॉर्मल जो होती है उसमें तो नॉर्मल करंट गुजरती है, तो वो उसको एक्टिव कर देती है बेसिकली, एक्टिविटी के लिए, एक्टिव करने के लिए। एक उसको जो है तो ज्यादा पावरफुल वो देने के लिए ताकि वो मेरी तो अंडरस्टैंडिंग से, क्योंकि ज्यादा टेक्निकल इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ये मतलब चीजें हैं, इलेक्ट्रिक के जो इंजीनियर्स हैं उसको ज्यादा
बेहतर, वरना मैं इसके ऊपर आपको कुछ मटेरियल्स मेरे पास पड़ा हुआ है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से मतलब डिटेल से। और अच्छा, एक और चीज बातों बातों में याद आ गई, मैंने ना अपने एलएमएस के ऊपर एक और प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जो मेरा आइडिया मेरे ज़हन में काफी दिनों से था। वो ये है कि मैं उसके अंदर 3 कैटेगरीज बना रहा हूँ नॉलेज बेस्ड, ठीक है ना। एक में है आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी बुक्स, ठीक है ना। उसमें आपको कैटेगरी वाइज, मतलब अगर आपने हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के टॉपिक के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की बुक्स स्टडी करनी है तो आपको वहाँ पे काफी सारी बुक्स मिल जाएंगी। अगर आपने जैसे मिसाल के तौर पे हम वेल्डिंग की बात कर रहे हैं, वेल्डिंग के स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आपने बहुत सारा मटेरियल जो है उसको स्टडी करना है, कुछ मतलब वहाँ से नॉलेज गेन करना है, तो आप उस कैटेगरी के अंदर वेल्डिंग से रिलेटेड जो स्पेसिफिक सेफ्टी रिलेटेड मतलब जो नॉलेज है वो वहाँ पे आपको इस कैटेगरी में मिल जाएगा। इस तरह हर टॉपिक के ऊपर इंशाल्लाह आपको वहाँ पे बुक्स का एक पूरी लाइब्रेरी मिलेगी। यानी एक लाइब्रेरी में बना रहा हूँ बुक्स की, ठीक है ना, जो हेल्थ एंड सेफ्टी से स्पेसिफिक है, और एक लाइब्रेरी में बना रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। मसलन आप जब अपनी जैसे रिस्क असेसमेंट के टेम्पलेट्स होते हैं, जैसे ऑडिट के अंदर मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज होती हैं उनके टेम्पलेट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कोई आपने प्रोसीजर बनाना है उसके डिफरेंट टेम्पलेट्स होते हैं, ठीक है ना, फॉर्मेट्स होते हैं, वो कोई प्लान बनाना है तो उसके जो स्पेसिफिक टेम्पलेट्स हैं मेरे पास, चूंकि वो सारा काफी सारा मटेरियल पड़ा हुआ है लेकिन इनऑर्गेनाइज्ड है, मतलब ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। वो मुझे तो पता होता है किस फोल्डर में पड़ा हुआ है, मैं वहां से निकाल लेता हूँ। मैं ये कहता हूँ यार इस नॉलेज को मैं लोगों को आम कॉमन करूँ, लोग मतलब है, क्योंकि मैं काफी सालों से इस पे काम कर रहा हूँ तो मैंने काफी सारा मटेरियल इकट्ठा किया हुआ है, बहुत पुराना भी है, लेटेस्ट भी है, जो जो मतलब है कि मैंने स्टडी भी बहुत सारा किया हुआ है। तो अब वो मैं चाह रहा हूँ कि उसको मैं वहाँ पे अपने एलएमएस के अंदर मैं इंशाल्लाह ताला उसको प्लेस करूंगा, ठीक है। और तीसरी कैटेगरी में बना रहा हूँ कि टॉपिक रिलेटेड स्पेसिफिक वीडियो इंफॉर्मेशन ट्यूटोरियल्स जैसे होते हैं, वीडियोस मतलब मुख्तलिफ जो मिसाल के तौर पे कन्फाइंड स्पेस है, कन्फाइंड स्पेस के ऊपर आपको बुक्स भी मिल जाए, आपको कन्फाइंड स्पेस से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंटेशन है टेम्पलेट्स हैं वो भी मिल जाए। मसलन ये वर्क परमिट कैसे बनता है, उसके अंदर क्या क्या डिटेल्स होती हैं, मिसाल के ऊपर उसमें अगर मतलब आपने टेस्टिंग करनी है तो उसके लिए किस किस किस्म के इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि बहुत सारी बुक्स तो ऐसी हैं जो मैंने खुद राइट की हुई हैं, ठीक है ना, मेरे पास पढ़ी हुई हैं, जो मैंने खुद फर्स्ट एड, फायर सेफ्टी से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से रिलेटेड या और मतलब टॉपिक्स हैं, मैनेजमेंट, क्योंकि मेरा स्पेसिफिक जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है दैट इज मैनेजमेंट। मैं हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट को ज्यादा फोकस करता हूँ, ठीक है ना। हर बंदे की अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है लेकिन मेरी स्पेशलिटी है मैनेजमेंट, ठीक है। डे टू डे जो चीजें होती हैं आपने मतलब जो आपका अंडर स्टाफ होता है उनसे करवानी होती है, ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए इन सबका। तो मैं वो पूरा मतलब एक आप वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा बिल्कुल, आप उसको जैसे आप कोर्स नॉर्मल एक ज्वाइन करते हैं आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। देन एनी टाइम यू नीड रेफरेंस बुक यू कैन जस्ट ओपन दी कैटेगरी, उसके नीचे आपको स्पेसिफिक मटेरियल मिल जाएगा और आप उसको ओपन करें, अपना मतलब उससे नॉलेज गेन करें और अपना अपनी लाइफ को आसान करें, ठीक है ना। क्योंकि बात का बहुत सारे मुझे मेरे मोबाइल में जो है ना वो मैसेजेस से भरे रहते हैं। मुझसे आज भी मेरा एक स्टूडेंट है जो मुझसे इंजीनियरिंग ये सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है, उसने मुझसे ये जो ISO 14001 और 45001 जो स्टैंडर्ड है उनके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स की कहता है सर मुझे वो भेज दें मतलब लिस्ट। तो फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा जी मैंने तुम्हें सारा सिखाया, अब तुम थोड़ी सी एफर्ट करो, अब डॉक्यूमेंट ओपन करो। मैंने उसको तरीका बताया, मैंने ओपन करो, इसमें जिस डॉक्यूमेंट के साथ शेल का वर्ड लिखा हुआ है ना, जिस डॉक्यूमेंट के साथ दैट इज मैंडेटरी। अच्छा, ये एक्सरसाइज मैंने उससे करवाई, उसने माशाल्लाह पूरी लिस्ट बनाई मुझे भेजी, मैंने रिव्यू की, देखी, मैंने वेरी वेल बहुत अच्छी बनाई, उसने बिल्कुल परफेक्ट बनाई। अब देखिए उसकी लर्निंग भी होगी, वो इतना खुश हुआ, कहता है सर ये तो बहुत अच्छा हो गया, मेरी लर्निंग भी हो गई और अब आइंदा से मैं खुद इसको कर सकूँ। तो मैंने कहा दिस इज व्हाट आई वांट, ठीक है ना। तो आपके ऊपर डालने का मकसद ये होता है कि आपकी लर्निंग, ठीक है ना। तो वो तीनों इंशाल्लाह ताला कैटेगरीज जो है वो एज ए कोर्स की शेप में आपको अनकरीब उनके कुछ टाइटल्स तो मैंने बना लिए, अनकरीब मटीरियल भी उस पर अपलोड करना शुरू कर दूंगा मैं।
तो उसको आप लोग जरूर मतलब है कि अपने उसमें रखिएगा, ताकि एक तो आपका जो कोर्स का मटेरियल है उसमें भी पड़ा रहेगा, आप उसको एनी टाइम एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा, आपको एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर क्योंकि जो हेल्थ एंड सेफ्टी के प्रोफेशनल्स हैं उनको तो हर वक्त जरूरत पड़ती रहती है ना, फिर बाद औक़ात आप चीज ढूंढने लगे तो आपको समझ नहीं आती यार किधर जाएं, यार क्या करें, किससे पूछें, यार ये मैंने टेम्पलेट चाहिए मुझे, मसलन इन्वायरमेंटल रिस्क असेसमेंट करनी है, उसके लिए मुझे कुछ स्पेसिफिक टेम्पलेट चाहिए, नहीं मिलता, किधर जाऊं मैं, अब इधर से पूछ उधर से पूछ, बड़ी प्रॉब्लम होती है लड़कों को, बड़ा मसले आते थे, तो इन चीजों को जी जी प्लीज। LMS पे हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं सर? इस मटेरियल को आप डेमो दे सकते हैं, अगर स्क्रीन शेयर करके आप दिखा दें। LMS में ना ये, अच्छा चले मैं आपको दे देता हूँ, 1 मिनट लगेगा, मैं अभी आपको बता देता हूँ। इसको मैं स्टॉप शेयर करता हूँ, मैं स्क्रीन आपसे शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि ये आपके लिए एक यूजफुल एक्टिविटी है, तो इसको अच्छा है कि आप इसको वो व्यू कर लें। चलिए मैं आपसे शेयर करता हूँ, ये अभी नई स्क्रीन मैंने आपसे शेयर किया, आई होप कि आपको नजर आ रही होगी LMS की मेन जो होम पेज यस है। सर। अच्छा, इसमें आप जी जब जी। ये ट्रेनिंग वाले सेक्शन में जाएंगे ना, ट्रेनिंग्स वाले, तो इसमें आपको ट्रेनिंग कोर्सेज मिलेंगे, ठीक है ना, ऑल कोर्सेज पे आप क्लिक कर दें तो जितने भी कोर्सेज हैं आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये बेसिकली ये है दी हेल्थ एंड सेफ्टी बुक्स लाइब्रेरी, एक तो लाइब्रेरी ये है, और एक है ये मैनुअल्स की और डॉक्यूमेंट्स की, दी हेल्थ एंड सेफ्टी डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरी। एक तीसरी भी अभी मैं बना रहा हूँ जो कि वीडियो लाइब्रेरी होगी स्पेसिफिक टॉपिक से। आप इसको क्लिक करेंगे, ठीक है ना, जब क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे मेरा तो आ रहा है ना, यू आर इनरोल्ड, क्योंकि मैं तो ये खुद बना रहा हूँ ना। आपका एक ब्लू बटन आ रहा होगा कि क्लिक टू ज्वाइन, आप उसको, इस तरह का ब्लू बटन आ रहा होगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी आप साइन इन तो हैं, आपने लॉगिन साइन अप तो किया, और आप सिर्फ जस्ट लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आप एंटर हो जाएंगे इसमें, ठीक है ना। मतलब है आपने और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ लॉगिन करना है उसी ईमेल और उसी पासवर्ड से जिससे आप ऑलरेडी कोर्स में इन है, ठीक है ना। तो ये आप उसमें एंटर हो सकते हैं, उसमें जब आप एंटर हो जाएंगे तो फिर इस तरह की कैटेगरीज आपको नजर आएंगी, जिसमें आगे मतलब है कि हर क्योंकि मैं तो ज़ाहिर है एक मैनेजमेंट सिस्टम को पूरा डीपली अंडरस्टैंड करता हूँ कि किस जगह पे कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं उसी सीक्वेंस से चीज़ें आप लोगों के लिए यहाँ पे इंशाल्लाह प्रेजेंट करूंगा, ताकि आपको एक्सेसिबल भी हो, इजी भी हो, किसी वक्त किसी भी चीज़ की जरूरत पड़े आप फौरन इस पे आए, विद इन फ्यू मिनट्स आपको अपनी मतलब है कि जरूरत की चीज़ मिल जाएगी यहाँ से, ठीक है। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई वो नहीं है कि किसी किस्म की कोई कॉस्ट, इसका कोई मैटर नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया जी असलान जी। यस सर, थैंक यू चले सो मच। चले ग्रेट ग्रेट, चले इसको स्टॉप करते हैं, हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, तो ताकि हम उसको कंप्लीट कर सकें। तो let me share your screen. Screen share कर दूं। Yes. सर कल वाले टॉपिक की कोई क्विज नहीं अपलोड हुई? नहीं, मेरा ख्याल है टॉपिक की क्विज अभी आज इंशाल्लाह मैं करूँगा, कुछ मैंने उसमें काम कर लिया था। असल में मैं आपको बताऊँ कि मैं टू मच बिजी, इस ट्रेनिंग के साथ साथ मैं सेफ्टी इंजीनियरिंग का डिप्लोमा भी चला रहा हूँ, और निपोस्ट लेवल 6 का डिप्लोमा भी चला रहा हूँ, ठीक है। और बल्कि एक मेरा फायर सेफ्टी का स्टूडेंट है सऊदी, उसकी ट्रेनिंग भी करवा रहा हूँ, तो सम टाइम थोड़ी बहुत मिसिंग हो जाती है, सॉरी फॉर दैट, बट ये कि आज इंशाल्लाह मैं उसको कर दूंगा, ठीक है। तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया जी कि वेल्डिंग एक यूजफुल एक्टिविटी है विच इज परफॉर्म टू ज्वाइंट मेटल पार्ट्स, ठीक है, इससे हम बहुत सारे यूजफुल काम लेते हैं, और इसकी टाइप्स क्या हैं,
टाइप्स में मैंने आपको बताया, मेन फ्यूजन एंड प्रेशर वेल्डिंग होती है, जिसमें कॉमनली जो यूज होती है दैट इज फ्यूजन, जिसमें तीन टाइप्स फ्यूजन की आगे फर्दर हम डिस्कस कीजिए। मोस्ट कॉमन इज आर्क वेल्डिंग, और इसका फेयर इनफ आइडिया यू पीपल हैव मतलब ऑलरेडी। गैस और ऑक्सी फ्यूल वेल्डिंग एक अनदर टाइप है, जिसमें गैस के सिलेंडर्स यूज होते हैं, एसिटिलीन जैसे बात हुई उसका यूज होता है, और इसमें फ्लेम जल रहा होता है। आपने देखा होगा ना कि मतलब वो गैस वेल्डर जो होते हैं उसमें कंटिन्यूअसली फ्लेम जल रहा होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक और वेल्डिंग में फ्लेम नहीं जल रहा होता, क्योंकि गैस होती है। तो इसमें थर्माइट वेल्डिंग की आगे हम डिटेल से बात कर लेते हैं। ये बेसिकली क्या होती है, ये आर्क वेल्डिंग की थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे है। ये यूजेस इलेक्ट्रिक आर्क टू मेल्ट मेटल्स। गैस वेल्डिंग क्या करती है, यूजेस फ्लेम्स फ्रॉम बर्निंग गैस। थर्माइट वेल्डिंग क्या करती है, यूजेस केमिकल रिएक्शंस फॉर हीट। ठीक है ना। ये मतलब है कि इसको मैं आपको आगे बताता हूँ कि ये थर्माइट जो है। अब हम थोड़ी सी बात कर लें फ्यूल गैस और ऑक्सीजन सेफ्टी की। नेवर यूज ओवर 15 पाउंड प्रेशर फॉर एसिटिलीन। ठीक है, ये स्पेसिफिक जो एसिटिलीन बेस्ड आपकी गैस वेल्डिंग वाला प्लांट होता है उसके लिए सेफ्टी मेजर्स हैं कि इससे ज्यादा प्रेशर आप इसके ऊपर ना डालें। कीप फ्यूल गैस एंड ऑक्सीजन सिलेंडर सेपरेट। ठीक है ना। इसमें दो सिलेंडर यूज होते हैं ना, ऑक्सी फ्यूल होता है जिसको गैस कहते हैं, और एक ऑक्सीजन भी होती है। ऑक्सीजन आपको पता है बर्निंग में हेल्पफुल होती है। ऑक्सीजन ऐसी गैस है जो आग को तेज करती है, बढ़ाती है, तो इसलिए इसमें ऑक्सीजन का यूज होता है। यूज अप्रूव्ड इक्विपमेंट लाइक टॉर्चेस एंड रेगुलेटर्स। टॉर्चेस आपको आइडिया होगा, वो जिससे वेल्ड करते हैं, जिसके अंदर फ्लेम होता है। रेगुलेटर्स क्या होते हैं, रेगुलेटर्स जो है उस प्रेशर को रेगुलेट करते हैं जो गैस का उसके अंदर गुजर रहा होता है। ठीक है ना। तो ये इसके लिए उषा यही कहती है कि वो जो टॉर्चेज हैं जिनके अंदर से वो फ्लेम निकल रहा होता है और आप मेटल को ज्वाइंट कर रहे होते हैं, और वो जो रेगुलेटर्स होते हैं जो प्रेशर को रेगुलेट कर रहे होते हैं, ये अप्रूव्ड होने चाहिए। ठीक है ना। स्टोर सिलेंडर्स अपराइट एंड सिक्योर। ये देखें, ये सेफ्टी मेजर्स ऐसी चीजें हैं जो कि प्रॉपर स्टैंडर्डाइज्ड बाय द ओशा है। अब हमारे यहाँ अक्सर आपने देखा होगा कि ये इन लोगों को लोग इतना अहमियत नहीं देते। आपने सिलेंडर जमीन पे गिराया हुआ है, कहीं साइड पे पड़ा हुआ है, कोई उधर पड़ा हुआ है, कोई उधर पड़ा हुआ है, तो आप अपना काम कर रहे हैं, पीछे से तारें गुजर रही हैं, ऊपर से जो है वो मतलब है कि हमारे यहाँ तो मैंने तो बड़ी दफा ये सिचुएशन देखी है कि अगर कोई बिल्डिंग बन रही है, ऊपर से मतलब वेल्डिंग हो रही है, आर्क वेल्डिंग यूज कर रहे होंगे, मेटल के ऊपर बैठे होंगे, और नीचे से जो है ना वो सारी चिंगारियां नीचे गिर रही होंगी। अब वही इग्निशन होता है कहीं पे नीचे कोई ऐसा ऐसी मतलब है कि ड्राई कोई मतलब है कि फ्यूल टाइप चीज हो। कागज भी तो फ्यूल है ना, ये वुड भी फ्यूल है। ठीक है। जो आपकी खुश्क घास होती है ये भी फ्यूल है। फ्यूल को तो थोड़ा इग्निशन चाहिए होता है ना, जो कि फौरन आग पकड़ लेता है। ठीक है ना? बाकी ये जो स्पेसिफिक फ्यूल्स होते हैं जैसे पेट्रोल है और डीजल है एक्सेट्रा है, तो वो तो होते ही आग पकड़ने के लिए होते हैं। तो इसलिए ओशा कहती है कि आप अपना जो इक्विपमेंट यूज करें गैस वेल्डिंग के लिए भी, वो भी अप्रूव्ड इक्विपमेंट होना चाहिए। ठीक है। और सिलेंडर्स को हमेशा अप राइट साइड पे रखें, ना कि इस तरह। आर्क वेल्डिंग की सेफ्टी की बारे में यहाँ पे बात है कि यूज प्रॉपर इलेक्ट्रोड होल्डर्स एंड केबल्स। ठीक है ना। ये बात हो रही है इलेक्ट्रोड होल्डर्स की। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, वो जो सिलाइयां सी होती हैं जिनको हम रॉड कहते हैं। ठीक है ना। होल्डर क्या होते हैं, ये जिससे वो रॉड जो है ना होल्ड किए जाते हैं, जिनको आपने देखा होगा ना, लंबी लंबी सिलाइयां होती हैं जो कि मतलब मेटल के पार्ट के ऊपर लगाई जाती हैं, पीछे से आग दिया जाता है उसको और करंट दी जाती है और उससे कुछ स्पार्किंग होती है और वो मेल्ट होती है मेटल्स। ठीक है ना। और प्रॉपर केबल्स का यूज होना चाहिए, जैसे वो आप बात कर रहे थे वर्किंग केबल जो है वो, और दूसरी जो है इलेक्ट्रिक केबल, इनका प्रॉपर अप्रूव होनी चाहिए। इंश्योर इक्विपमेंट इज प्रॉपरली ग्राउंडेड। ग्राउंडिंग भी जरूरी है क्योंकि इलेक्ट्रिक का यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। वियर अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, बी अवेयर ऑफ द इलेक्ट्रिकल शॉक हैजर्ड्स। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक शॉक क्या है, इलेक्ट्रिक शॉक ये है कि ओवर एन एक्सेसिव वोल्टेज, ओवर एक्सेसिव वोल्टेज अगर आ गए हैं और आपने ग्राउंडिंग नहीं की हुई, तो फिर आप तैयार हो जाए इलेक्ट्रिक शॉक के लिए, अल्लाह ना करे। ठीक है ना। इस थर्माइट वेल्डिंग की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत कॉमन नहीं है, बहुत कम यूज होती है। थर्माइट वेल्डिंग इज ए प्रोसेस दैट यूजेस द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बिटवीन मेटल ऑक्साइड्स एंड एल्यूमिनियम पाउडर टू प्रोड्यूस मोल्टन मेटल। ठीक है ना। ये यानी एक केमिकल रिएक्शन होता है
दो मुख्तलिफ मेटल्स का जो कि एक नया मतलब है कि प्रोसेस जनरेट करती है, हीट प्रोड्यूस करती है, जिससे जो मेटल होती है वो मेल्ट हो जाती है, विच इज देन यूज टू ज्वाइन और वेल्ड मटेरियल्स, टिपिकली रेलवे ट्रैक्स और लार्ज मेटल कंपोनेंट्स. The intense heat generated by the reaction melts the base materials and allows them to fuse together upon cooling. ठीक है जी. अब इसमें मतलब है कि जो इसीलिए इसको थर्माइट कहते हैं कि थर्मोकेमिकल रिएक्शन जो होता है, डिफरेंट मतलब जो उसके अंदर मेटल्स यूज हो रही होती हैं, ऑक्साइड्स, उनके आपस में उनका केमिकल रिएक्शन होता है जिससे हीट जनरेट होती है. बेसिक मकसद तो हमने हीट जनरेट करना है ना वेल्डिंग के लिए. आपको दो मेटल्स अगर जोड़नी है तो उनको आप किसी ना किसी तरीके से हीट प्रोवाइड करेंगे, इतनी एक्सेसिव हीट देंगे कि वो मेल्ट हो और मेल्ट होकर आपस में ज्वाइंट हो जाए. ठीक है, चाहे वो आग के जरिए दें, इलेक्ट्रिक के जरिए दें, चाहे वो आप गैस के जरिए दें, चाहे वो आप इस थर्माइट प्रोसेस के जरिए दें. लेकिन थर्माइट जो प्रोसेस है ये बहुत रेयरली यूज होता है. ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में, जैसे ये रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने के लिए, या इनके बड़े हैवी किस्म के मेटल्स होते हैं जिनको जोड़ने के लिए बड़ी बहुत ज्यादा हीट चाहिए होती है. यहाँ पे नॉर्मल गैस से, ये आग से इनको इतनी हीट नहीं दी जा सकती कि ये मेटल जो मेल्ट हो जाए और आपस में जुड़ जाए. तो थर्माइट वेल्डिंग का इस्तेमाल वहां पे होता है. ठीक है, आपको पता चल गया वेल्डिंग की जो मेन टाइप्स हैं, फ्यूजन एंड अदर जो ज्यादा हम यूज करते हैं, जैसे आर्क है और गैस वेल्डिंग है या थर्माइट है. ठीक है ना. अब चूंकि वेल्डिंग में आपका यूज हो रहे होते हैं स्पार्क्स, इग्निशंस होते हैं वहां पे, तो ऑब्वियसली जहाँ पे स्पार्किंग होगी, इग्निशन होगा, वहां पे आग का खतरा लाजमी होगा. ठीक है ना. तो फायर प्रिवेंशन जो है वेल्डिंग के दौरान स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है OSHA की, that you have been the responsible person. You need to ensure कि मतलब ना सिर्फ कि वो जो इक्विपमेंट है वो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, अप्रूव होना चाहिए, लोग जो वेल्डिंग करने वाले हैं वो भी ट्रेन होने चाहिए. एरिया जहाँ पे ये काम हो रहा है वेल्डिंग का, दैट शुड बी बैरिकेडेड एंड सिक्योर्ड एंड सेफ. ठीक है ना. वहाँ पे वार्निंग साइंस प्रॉपर लगे होने चाहिए, सेफ्टी साइंस जिनको कहते हैं. और मतलब है कि वो ये जो वेल्डिंग की एक्टिविटी है, दिस इज आल्सो ए परमिट स्पेस एक्टिविटी. मतलब इसके लिए भी परमिट रिक्वायर्ड होता है. इसको हॉट वर्क कहते हैं. ये जो वेल्डिंग वर्क होता है ना, ये हॉट वर्क होता है. हॉट वर्क प्रोसेसेस जो होते हैं ये सारे परमिट रिक्वायर्ड होते हैं. ठीक है ना. ये इनके लिए परमिट जरूरी होता है. जैसे कन्फाइंड स्पेस के लिए परमिट जरूरी होता है, इस तरह वेल्डिंग के लिए भी. ठीक है ना. और इसके साथ साथ वहाँ पे जितनी भी फायर से रिलेटेड सिचुएशंस हैं, चूंकि स्पार्क है वहाँ पे, तो अगर कोई वहाँ पे कोई ऐसा मटेरियल आपने स्टोर किया हुआ है जो कि फ्लेमेबल है, तो फिर आप आग के लिए तैयार हो जाए. ठीक है ना. हैव फायर एक्सटिंग्विशिंग इक्विपमेंट रेडी. और जैसे हमने पहले स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में पढ़ा कि अगर कोई फ्लेमेबल लिक्विड्स कहीं पे आपने सेव किए हैं, तो वहां पे अगर आपने फायर एक्सटिंग्विशिंग वाला जो सिलेंडर रखना है, तो वो 10 से 15 फीट के फासले पे रखेंगे आप. ठीक है. क्योंकि वो कंपैटिबल मतलब जो अगर इनकम्पैटिबिलिटी क्रिएट हो गई उन, क्योंकि उस एक्सटिंग्विशर के अंदर भी जो है वो फ्लेमेबिलिटी वाला केमिकल मौजूद है, और अगर फ्लेमेबल लिक्विड्स ऑलरेडी वहाँ पे हैं, और अगर वो कंपैटिबल हो गए, अगर वो नॉन कंपैटिबल हो गए, तो फिर उनमें फायर हो सकती है. तो इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए. यूज फायर वॉचर्स व्हेन नेसेसरी. फायर वार्डन जो है उनका मतलब आप यूज कर रहे हैं, फायर अपनी जो फायर है सेफ्टी की टीम है उनको ट्रेन करें. ठीक है. प्रॉपर उनकी एक्सरसाइज करें, ड्रिल्स कराएं. अवॉइड वेल्डिंग नियर फ्लेमेबल मटेरियल. अवॉइड करें ऐसा जहाँ पे स्टोरेज हो. मसलन कहीं पे अगर आपने डीजल स्टोर किया हुआ है, पेट्रोल सेव किया हुआ होता है ना जनरेटर्स के अंदर, मतलब बाज का आप ऐसे ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि अल्लाह माफ करे कि मतलब आपका जनरेटर है, उसका फ्यूल टैंक है, उसकी दाएं बाएं कोई आप वेल्डिंग करना शुरू करते हैं. जैसे ही आप थोड़ा सा वेल्ड करते हैं, क्योंकि वो फ्यूल के अंदर, मैंने जैसे आपको बताया कि वो फ्यूल जनरेट होते हैं, वो देखने को तो लिक्विड होता है, बट it has the capability to produce vapors which turn into some hazardous gas. ठीक है ना. और अगर छोटा सा भी उसको इग्निशन मिल गया, स्पार्क मिल गया, तो दैट विल बर्स्ट. ठीक है ना. वो ना सिर्फ आग पकड़ेगा बल्कि बर्स्ट भी कर सकते हैं. सो
टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ठीक है जी। अनदर जैसे फायर प्रिवेंशन वेल्डिंग के को मतलब है कि सिक्योर करने के लिए जरूरी होता है, इसी तरह वेंटिलेशन भी आपकी वेल्डिंग के लिए अप्रोप्रिएट कंट्रोल मेजर है। वेंटिलेशन यूज मैकेनिकल वेंटिलेशन, रिमूव फ्यूम्स, ठीक है, जहाँ पे आपकी वेल्डिंग प्रोसेस परफॉर्म हो रही है, आपको पता है गैसेस निकल रही हैं, वहाँ पे डेंजरस किस्म की ये जो फ्यूम्स हैं वो जनरेट हो रहे हैं, तो उनको थ्रो आउट करने के लिए आप मैकेनिकल वेंटिलेशन का यूज करें। इंश्योर एडिक्वेट एयर फ्लो इन कन्फाइंड स्पेसेस। अब ये वेल्डिंग सिर्फ ओपन में नहीं होती, कन्फाइंड स्पेसेस में भी करनी पड़ जाती है। तो अगर वहां पे ये अगर आप वेल्डिंग कर रहे हैं, कोई मतलब वहां पे मेटल का पार्ट टूट गया आपकी कन्फाइंड स्पेस के अंदर, उसको जोड़ना है, आपकी जो वेल्डिंग की टीम है वो गई है अंदर, तो उनको मतलब है कि प्रॉपर वेंटिलेशन उनकी फ्लो इंश्योर करना बीइंग रिस्पॉन्सिबल पर्सन आपकी मतलब है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यूज लोकल एग्जॉस्ट फॉर टॉक्सिक मेटल्स, ठीक है ना। टॉक्सिक मेटल जो है वो अगर आपने कोई ऐसी मेटल्स को ज्वाइन करना है जिनके अंदर टॉक्सिसिटी ज्यादा है, तो उसमें जो मैकेनिकल वेल्डिंग तो आप यूज करें ही करें, बट दैट शुड आल्सो बी अ प्रॉपर लोकल वेंटिलेशन सिस्टम। आपको पता है ये जो आपका HVAC होता है, ये जो मतलब एयर कंडीशनिंग, हीटिंग और वेंटिलेशन, ये इसमें अंदर वेंटिलेशन भी मौजूद होती है, पूरा इक्विपमेंट होता है, ये पूरा एक सिस्टम होता है जिसमें एयर कंडीशनिंग मतलब गर्मियों में आपकी ठंडी हवा, सर्दियों में आपका हीटर, ठीक है, और साथ साथ इसकी वेंटिलेशन भी प्रॉपर होती है, ठीक है ना। तो ये मैकेनिकल इक्विपमेंट होता है। लोकल वेंटिलेशन क्या है कि खिड़कियां खोल दें, ठीक है, कोई एग्जॉस्ट फैन लगा दें बड़े बड़े, ठीक है, और एयर सर्कुलेशन को वहाँ पे इंश्योर करें कि मतलब जहाँ पे भी इस तरह की एक्टिविटी हो रही है, कोई आपको वैसे भी पता है कि अगर कोई कन्फाइंड स्पेस हो, आप कमरा बंद कर दें थोड़ी देर, ठीक है ना, बिल्कुल एयर टाइट कर दें, आपका सांस रुकना शुरू हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन की वहाँ पे कमी होनी शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए मतलब है कि विंडोज को ओपन रखें, बड़े बड़े एग्जॉस्ट फैन यूज करें, और इस तरह की बाकी जो लोकल एक्टिविटीज हैं उनको इंश्योर करें टू मेक श्योर कि आपकी वेल्डिंग एक्टिविटी जो है वो कोई सीरियस रिस्क क्रिएट ना करे। टॉक्सिक मेटल्स इन वेल्डिंग, बी अवेयर ऑफ इंजरियस मेटल्स लाइक जिंक, लेड, कैडमियम, use extra precautions with beryllium, understand health effects of the metal fume exposure, use proper ventilation and respiratory protection। अब एक तो ये हो गया कि मतलब आपको जो क्लासिफिकेशन ऑफ द हैजर्डियस मटीरियल है उसके ऊपर आपको मजीद एक्सप्लोर करना चाहिए, ठीक है ना। ये जो हैजर्डियस मेटल्स हैं जैसे जिंक है, लेड है, कैडमियम, आपको पता है लेड क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट करती है आपकी लेड। लेड इतनी डेंजरस होती है, ये अमूमन बैटरीज में होती है, ये जो आपका थर्मोमीटर होता है उसके अंदर लेड यूज होता है। लेड बेसिकली आपके जो ब्रेन सेल्स होती है ना, इनको डैमेज करती है, ठीक है ना। आपकी जो जो मतलब जहाँ पे आपके बर्तन वगैरह बनते हैं, जो पॉटरी के प्लांट होते हैं, उनके अंदर लेड बहुत यूज होता है, ठीक है ना। बैटरीज बैटरीज वर्क जो करते हैं, ये जो बैटरी के प्योर मेंटेनेंस वाले जो लोग होते हैं, तो इनको बहुत ज्यादा एक्सपोजर होता है इसका लेड का। और लेड फ्यूम्स होते हैं, मतलब ये गैस की तरह होती है जो आप इनहेल कर लेते हैं, और इसका अगर कंटिन्यूसली एक्सपोजर होता रहे तो आपकी जो ब्रेन के सेल्स है वो डेड हो जाते हैं, ठीक है ना। मतलब आपका आहिस्ता 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 एक्सपोजर इस लेवल पे चला जाता है कि वो ट्रीटेबल भी नहीं रहता, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो मेटल्स हैं इनकी टॉक्सिसिटी को अगर आप मतलब अगर जाहिर है इन फ्यूचर यहाँ पे तो आप मेन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना, जब आप डीप आगे मैनेजमेंट को सीखेंगे, हेल्थ सेफ्टी को डिप्लोमा लेवल पे कोर्सेज करेंगे, तो फिर इनकी ज्यादा डिटेल वहाँ पे आपको मिलेगी, ठीक है। एक्स्ट्रा प्रिकॉशन विद ब्रिलियम, यू अंडरस्टैंड हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ द मेटल फ्यूम्स, वो आप जब ड्यू, आपको पता है ये जो निबोश का यूनिट ID2 है, ये बेसिकली हेल्थ इफेक्ट्स के ऊपर है। मतलब जितने भी हेल्थ हैजर्ड्स होते हैं ना, जिसमें ये मेटल फ्यूम्स और इस टाइप की चीजें आ जाती हैं, नॉइज आ जाता है, और भी आपकी हेल्थ को जितनी किस्म की भी प्रॉब्लम होती हैं, काफी डिटेल से मतलब ये उसमें फिर असेसमेंट्स होती हैं, मतलब नॉइज लेवल की एक्सपोजर या फ्यूम्स लेवल का एक्सपोजर, उनके इम्पैक्ट्स बड़ी डिटेल के साथ फिर वो उसमें मतलब
कवर किया जाता है इस टॉपिक के अंदर। तो मजीद फिर इसको जब आप एक्सप्लोर करेंगे तो इंशाल्लाह मजीद नॉलेज मिलेगा आपको। वेंटिलेशन का मैंने आपको बता दिया कि वेंटिलेशन आपने रेडिएशन अगेन जैसे हम चूंकि वेल्डिंग से रिलेटेड हैजर्ड्स। अच्छा, वेल्डिंग और ये जो कटिंग है, कटिंग भी तो इसी प्रोसेस के थ्रू होती है, इसी तरह का मतलब इक्विपमेंट, यही इक्विपमेंट कटिंग के लिए भी यूज होता है। मतलब आपने दो मेटल्स को काटना है तो उसके लिए भी आपको ये ऑक्सी फ्यूल जो है मतलब सिलेंडर यूज करने पड़ते हैं, और काटने के लिए भी ब्रेजिंग। ब्रेजिंग क्या होती है? ब्रेजिंग मतलब है कि अगर आपकी खुरदरी सरफेस है उसको आपने क्लीन करना है, सॉफ्ट करना है, तो उसके ऊपर जो रगड़ाई करते हैं उसको हम ब्रेजिंग करते हैं बेसिकली। आपने देखा होगा ये जो फ्लोरिंग करते हैं, ये जो आपके टाइल्स वगैरह लगाते हैं, ये पहले तो मतलब है कि वो जो टाइल्स लगाते हैं खुरदरी सी सरफेस होती है, लेकिन जब उसको रगड़ाई करते हैं, उसको रगड़ाई कहते हैं अपनी स्पेसिफिक लैंग्वेज में, लेकिन उसकी जो टेक्निकल टर्म है दैट इज ब्रेजिंग। तो ब्रेजिंग मतलब जिसको सैंडिंग भी कहते हैं, मतलब आप अगर एक खुरदरी सी मेटल होती है उसको आप ऊपर से ब्रेज करते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाती है, फिर उसके ऊपर पेंट किया जाता है ताकि वो पेंट सस्टेन कर सके, ठीक है ना। तो उसके लिए भी इस हर ब्रेजिंग के लिए तो आपको पता है वो व्हील टाइप यूज होते हैं, करंट उसमें भी चाहिए होती है, आपको पावर चाहिए होती है। तो रेडिएशन जो है वो भी जनरेट होती है आपकी ये वेल्डिंग एक्टिविटी से, या कटिंग है या ब्रेजिंग है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कैन डैमेज आईज एंड स्किन, आपकी आईज को स्किन को डैमेज कर। इंफ्रारेड रेडिएशन कैन कॉज बर्न्स, लेकिन आज जैसे ये स्पार्क्स वगैरह निकलते हैं, चिंगारियां निकलती हैं, इंफ्रारेड की होती है, ये बर्न काज कर सकती हैं। इंटेंस विजिबल लाइट कैन हार्म आइज, ठीक है। इसीलिए ये जो फेस शील्ड पहनी होती है वेल्डर्स ने, बेसिकली वो इतनी मतलब इंटेंसिटी उसकी इतनी ज्यादा होती है, जो वहां से लाइट निकलती है कि वो आपकी रेटिना जो होता है आंख का, जो आंख की पतली होती है, पुतली जिसको कहते हैं रेटिना, इसको डैमेज कर देती है और वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है या स्प्रेड कर जाता है, ठीक है ना। मतलब जो आप अपना जो उसका नॉर्मल साइज है उससे या बढ़ जाता है या कम हो जाता है, तो उससे आपकी आई साइड जो है इफेक्ट हो जाती है। ऑलवेज यूज प्रॉपर आई एंड स्किन प्रोटेक्शन while performing these chemical hazards in welding की बात करें, be aware of toxic gases like carbon monoxide and ozone. Carbon monoxide itself is a very dangerous gas, ठीक है ना। और इस तरह की जब आप कोई गैस सेफ्टी से रिलेटेड डिटेल ट्रेनिंग लेंगे, उसमें आपको डिफरेंट किस्म की गैसेस और उनकी टॉक्सिसिटी, उनकी एक्सपोजर लिमिट्स, इस टाइप की चीज़ें जो है ना वो बताई जाती हैं डिटेल के साथ, ठीक है। अवॉइड क्लोरीनेटेड सॉल्वेंट्स नियर वेल्डिंग एरियाज, अंडरस्टैंड रिस्क्स ऑफ द पैथोजेंस गैस फॉर्मेशंस, मतलब ये सारी डेंजरस गैसेस हैं, क्लोरीन है, पैथोजेंस हैं, और ये मतलब है कि आपको हैजर्ड कॉज करती हैं जहाँ पे इस तरह की वेल्डिंग की एक्टिविटी हो रही होती है, फ्यूम्स होते हैं इनके। इसीलिए ये बाकी जितने भी हम प्रैक्टिसेस करते हैं, मतलब वेंटिलेशन करते हैं, या मतलब है हम प्रोटेक्टिव वियर्स पहनते हैं वहाँ पे, या हम वार्निंग्स देते हैं, या अप्रूव्ड इक्विपमेंट का यूज करते हैं, इसी मकसद को इंश्योर करने के लिए कि मतलब अगर वहाँ पे इस तरह की कोई गैशियस एक्टिविटी, क्योंकि अगर थर्माइट वेल्डिंग आप कर रहे हैं तो उसमें तो मेटल्स का ऑक्सीडाइजिंग केमिकल रिएक्शन होगा ना, तो उसमें वो पता नहीं कितनी किस्म की गैसेस नई जनरेट हो रही हो, ठीक है ना। तो उसमें मोनोऑक्साइड हो सकती है, ओजोन हो सकती है, ओजोन का तो आपको पता ही है, ठीक है ना। ओजोन मतलब है कि ये हमारी इन्वायरमेंटल तो सेंस में भी जो है ओजोन क्लियर है हमारी इर्द गिर्द, ये ओवरऑल यूजफुल चीज होती है कि जो आपको मतलब सूरज की जो खतरनाक शुआएं होती है वो आप तक नहीं आने देती, ठीक है ना। तो ओजोन भी एक इटसेल्फ मतलब है कि कंसर्निंग गैस। तो केमिकल्स जो आपकी वेल्डिंग के दौरान में गैसेस फॉर्म में आते हैं उनका भी ख्याल रखना, ठीक है जी। टेक अवेज यही है जी, आप ऑलवेज यूज प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो अप्रूव्ड है। Ensure adequate ventilation and fume control while performing the welding, cutting, and brazing. Be aware of fire hazards and have prevention measures. Know the specific hazards of the material being welded. Follow all safety procedures and regulations. ये वो स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हैं जिनको आप यूज करके आप इस रेजिलियस एक्टिविटी को सेफ बना सकते हैं, ठीक है जी। और ये
मतलब है कि आपका एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर साइड, इट इज योर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना। आप अगेन वहाँ पे मतलब ये नहीं प्लीज ले सकते जी कि मुझे पता नहीं था, ठीक है। अगर आपको किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर लगाया गया है, तो फिर इसका मतलब है कि आपको नॉलेज गेन करना, आपको उसकी अवेयरनेस क्रिएट करना, आपको ट्रेनिंग लेना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको चीज़ों को जानना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। तो जब ये नॉलेज अचीव करेंगे तभी आप इंश्योर कर सकेंगे ना ऑन साइट प्रैक्टिकली। अगर इनमें से कोई भी एक्टिविटी आपके सामने आ जाती है, अभी तक हमने 13 टॉपिक्स जो है वो इसके ऊपर डिस्कस किए हैं, अभी इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपके सामने आती है तो आपको फौरन इस नॉलेज के थ्रू अपने आप को असर्ट करने का वहाँ पे मौका मिलेगा। आप फौरन आपकी ज़हन में ये चीज़ें आएंगी कि ये फलां टॉपिक के अंदर हमने ये चीज़ें पढ़ी थी कि अगर वेल्डिंग होनी है जहाँ पे ये सेफ्टी मेजर्स वहाँ पे होने चाहिए, बिकॉज कि ये वाले हैजर्ड्स वहाँ पे हो सकते हैं, वहाँ पे रेजिडियस मटीरियल हो सकते हैं, फ्यूम्स हो सकते हैं, वहाँ पे डिफरेंट किस्म के केमिकल्स हो सकते हैं, फ्लेमेबल लिक्विड्स हो सकते हैं उसके अंदर, और उसकी वेंटिलेशन को इंश्योर करना है हमने, ट्रेनिंग को इंश्योर करना है, अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट को इंश्योर करना है, प्रॉपर ऑथराइज्ड वर्क की अथॉरिटी डॉक्यूमेंट को इंश्योर करना है, ठीक है। तो ये चीजें जब आप तभी करेंगे जब आप के पास नॉलेज होगा। सो जेंटलमैन, इट्स आई थिंक अप, यस इट्स अप फॉर टुडे। और एनी क्वेश्चन सो फार इस वेल्डिंग से रिलेटेड, या इवन के अगर पिछले जो 2 टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं उनसे रिलेटेड भी अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली डू आस्क मी, और फिर हम इंशाल्लाह इसको क्लोज करते हैं आज के सेशन को, और कल मिलेंगे इंशाल्लाह। बाकी जो हमारे 4 टॉपिक्स हैं उनमें देखते हैं, कल हम 2 क्लियर करते हैं, 3 करते हैं, या चारों तो मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मैनेजमेंट इटसेल्फ एक काफ़ी लेंथी टॉपिक है। तो मैं ये चाह रहा था कि अच्छे तरीके से आपको मैं सिखाऊं ताकि आपको फॉर लाइफ उसका फायदा होता रहे, ठीक है जी। जी एनी क्वेश्चन? कौन करेंगे साहब? जी हैं तो सही माशाल्लाह, अली हैदर है, हैदर अली है, असलान है, अवैस है, उमर खान है, everyone is here. So gentlemen, any question from your side so far? और all good, अगर all good है तभी मुझे इंडिकेट कर दे। सर ऑल गुड है, समझ आ गई बात पूरी। Great, great. जी जी मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन, और स्पेशली मुझे बड़ी खुशी होती है आपका ग्रुप माशाल्लाह बहुत अच्छा ग्रुप है, मतलब है कि यू पीपल टेक इंटरेस्ट। मुझे खुशी होती है कि आप इंटरेस्ट से चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, डिग आउट करते हैं, पूछते हैं, डीप में जाने की कोशिश करते हैं। दैट्स वंडरफुल, गुड है, बहुत अच्छा है ये। और इस पैशन को आप जो है ना वो साथ साथ मेंटेन रखें, ठीक है ना। जो चीज़ आपने सीख ली है, अगर आप उसको थोड़ा और मतलब उसके ऊपर कोशिश करते रहेंगे ना तो और ज्यादा लर्निंग हो जाएगी, ठीक है ना। बेस तो आपकी बन गई, आपको एक्टिविटीज की समझ आ गई, सेफ्टी क्वेश्चंस की समझ आ गई, क्या क्या एक्टिव मेजर्स हम कर सकते हैं, स्पेसिफिकेशन कैसे करते हैं, कौन कौन से प्रोसीजर यूज होते हैं, जीएचएस क्या है। सो मैनी थिंग्स हमने डिस्कस की हैं, ठीक है ना। एटलीस्ट आपके पास जनरल एक नॉलेज आइडिया तो बन गया। आप इसको अब एक्सरसाइज करेंगे प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर तो इंशाल्लाह ताला मजीद पॉलिश हो जाएंगे। So gentlemen, thank you very much. Good night. Take care of your health and safety. And inshallah, we will meet tomorrow at same time, 9 p.m. With inshallah new topics. So all the best. Good night. Allah इंशाल्लाह Hafiz. अल्लाह हाफिज़। Thank you.